So today we are going to start a new chapter in biology and the name of that chapter is cell cycle and cell division. इस चैप्टर को हम लोग 3 लेक्चर्स के अंदर डिवाइड करने वाले हैं। पहले और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग क्या बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन रहेगा कि सेल साइकिल सेल डिवीज़न होता क्या है, किस किस तरीके से होता है। सेकंड लेक्चर हमारा माइटोसिस के बारे में होगा और फाइनल लेक्चर हमारा मियोसिस के बारे में होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो एनसीईआरटी हमसे कहती है क्या कि हम लोग अवेयर हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, चाहे वो बड़े से बड़े ऑर्गेनिज़म हों, इन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक सिंगल सेल से करी थी। और अब तुम ये वंडर करोगे, आश्चर्यचकित होगे ये बात सोचकर कि कैसे एक सिंगल सेल ने इतने बड़े ऑर्गेनिज़म की फॉर्मेशन कर ली। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूं एलिफेंट की, कि अगर हमारा जो हाथी है वो भी कभी एक छोटे से सेल से मिलकर के बना था। ज़ाइगोट था हमारा ये सेल, जिससे इतना बड़ा हमारा एलिफेंट बन गया। तो एनसीईआरटी कह रही है क्या कि आप इस बात के बारे में वंडर करोगे कि कैसे इस सिंगल सेल ने इतना बड़ा ऑर्गेनिज़म बना लिया। तो हम बताते हैं क्या कि सबसे पहले एक बात याद रखो, बायोलॉजी के अंदर जब हम लोग 2 टर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं, एक डिवीज़न और एक मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का एक ही मतलब होता है। अगर मैं कहूँ कि सेल डिवाइड कर रहा है और अगर मैं कहूँ सेल मल्टीप्लाई कर रहा है तो दोनों का एक ही बात है। इसका ये मतलब नहीं है कि सेल डिवाइड कर रहा है यानी अमाउंट जो है सेल का नंबर जो है कम हो जाएगा, या अगर सेल मल्टीप्लाई कर रहा है तो भी उसका वही मतलब है कि सेल का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। तो एक सेल ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, इसका मतलब कि वो 1 से 2 बन गया। और अगर मैं बोलूँ एक सेल ने मल्टीप्लाई किया तो भी क्या हो रहा है, सेल डबल हो जा रहा है। तो इस तरीके से हमें डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन एक ही रहने वाला है हमारे बायोलॉजी के अंदर। अब हम लोग कह रहे हैं क्या कि जो ग्रोथ होती है, कि हम लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि सेल जो है, सिंगल सेल जो था ज़ाइगोट, उसने कैसे इतना बड़ा लार्ज ऑर्गेनिज्म बना लिया। तो उसका आंसर क्या है, सेल ने डिवाइड करके, या यूँ कह सकते हैं सेल ने मल्टीप्लाई करके इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बना लिया। अब हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है कि सेल ने जब डिवाइड किया है तो सबसे पहले ग्रो किया होगा, ग्रो किया है और उसके बाद उसने डिवाइड किया है। अब बात आती है क्या कि भाई जो सेल हमारा है, कि सेल का डिवीज़न हो रहा है, तो भाई जब डिवाइड होने वाला सेल है उसके अंदर डीएनए भी बनेगा और सेल की ग्रोथ भी होनी है। तो सेल की ग्रोथ भी होनी है, डीएनए का रेप्लिकेशन भी होना है और सेल ने डिवाइड भी करना है। ये पूरी की पूरी चीज़ें एक सीक्वेंस में ही हों तो ही सब कुछ ठीक ठाक होगा, तभी सब कुछ सही सही से होगा। ऐसा नहीं है कि पहले आप सेल डिवाइड करवा दो, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेट करवा रहे हो, फिर सेल ग्रोथ करवा रहे हो, सब जो है बेकार हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होना पड़ेगा इन सब सारी चीज़ों को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे कि वही हमारी सेल साइकिल है। यही चीज़ एनसीईआरटी कह रही है क्या कि सेल डिवीज़न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और जब सेल डिवीज़न हो रहा होता है तो डीएनए की रेप्लिकेशन भी होती है, सेल की ग्रोथ भी होती है। और ये सारे के सारे प्रोसेसेस, यानी सेल का डिवाइड होना, डीएनए का रेप्लिकेट करना और सेल का ग्रो करना, इनको इसीलिए हैव टू हेंस टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। इनको एक कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर, एक करेक्ट सीक्वेंस के अंदर इन लोग को होना पड़ेगा, ताकि करेक्ट डिवीज़न ये लोग इंश्योर करवा पाएँ, ताकि हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स हो रहा है उनके पास जीनोम्स जो हैं इंटैक्ट जा रही हैं, किसी भी तरीके की जीनोम के अंदर यानी डीएनए के अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस के अंदर ये होगा, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट करता है अपनी जीनोम को, सिंथेसाइज करता है बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल्स, और इवेंचुअली फिर फाइनली क्या कर जा रहा है, डिवाइड कर जा रहा है 2 डॉटर सेल्स के अंदर। उसी सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल क्या हुई हमारी, सेल साइकिल वो सीक्वेंस है इवेंट्स का जिसके अंदर हमारा सेल डुप्लीकेट करता है सबसे पहले अपनी जीनोम को, बाकी के मटेरियल्स को सिंथेसाइज करता है, और फाइनली या इवेंचुअली फिर वो डिवाइड कर जाता है 2 डॉटर सेल्स के अंदर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारी सेल साइकिल है। और हमें क्या पता चला कि सेल साइकिल होती जाएगी, सेल डिवाइड करता जाएगा, उस तरीके से हमारा एक सिंगल सेल हमारे इतने बड़े लार्ज ऑर्गेनिज्म के अंदर बदल जाएगा। तो हमने ये लाइन सब तक समझी कि हमने ये चीज़ रिकग्नाइज़ करी कि एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है हम लोग को, कि हम लोग इस बात से आगाह हो जाएं, अवेयर हो जाएं कि हमारे जो ऑल ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो कितने ही बड़े हों, वो स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ को एक सिंगल सेल के रूप में,
और फिर वो सिंगल सेल बहुत सारी सेल साइकिल्स के थ्रू डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करता है और ग्रो करके एक हमारा लार्ज ऑर्गेनिज्म बना लेता है। फिर हम लोग फर्दर बात करें तो एनसीईआरटी हमसे कहती है क्या कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारे किसकी, सेल की, कैरेक्टरिस्टिक है ये हमारे सेल की। अब बात आती है क्या कि भाई क्या जो कैरेक्टरिस्टिक है आप इसको डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हो, तो नहीं, हम लोग इसको डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं कहते। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, देखो ये दो टर्म्स हैं, एक होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और एक होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। पहला टर्म ये, दूसरा टर्म हमारा कैरेक्टरिस्टिक। अब इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन एग्जिस्ट ना करे। कैरेक्टरिस्टिक उस चीज़ को कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि जो हाँ अमूमन हमें देखने को मिलती है। जैसे ग्रोथ हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन इंटरनल ग्रोथ जो है हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। रिप्रोडक्शन जो है कैरेक्टरिस्टिक है लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ये सब आप द लिविंग वर्ल्ड के अंदर पढ़ के आ चुके हो। अब बात आती है क्या कि जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं हमारे सेल्स की और इंडीड सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। यानी सेल्स भी हमारे ग्रोथ करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी ग्रो करते हैं मतलब साइज़ वगैरह में बड़ा होगा, और रिप्रोडक्शन करते हैं सेल्स, इसका मतलब वो अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। और ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं यानी उनके अंदर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है साइज़ के टर्म्स में, और रिप्रोडक्शन का मतलब वो अपनी स्पीशीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू। जितने भी सेल्स होते हैं ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू। और इनके अंदर क्या होगा, विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल्स ईच टाइम दे डिवाइड। ये हमारी फैक्चुअल स्टेटमेंट है, इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि हमारा जो सेल है वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड करके रिप्रोड्यूस कर रहा है। दीज न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स जो होती हैं ये भी फर्दर ग्रो कर सकती हैं, फर्दर डिवाइड कर सकती हैं, जिससे एक न्यू सेल पॉपुलेशन फॉर्म होगी। किस तरीके से, ग्रोथ से और सिंगल पेरेंटल सेल के डिवीजन से, और उसकी फर्दर प्रोजेनी जो है जब डिवाइड करेगी उससे। तो ग्रोथ होना और फिर डिवाइड करना, फिर डिवाइड करना, फिर डिवाइड करना, तो ग्रोथ करना, डिवाइड करना, ग्रोथ इस तरीके से समझो, ग्रोथ करना, डिवाइड करना, फिर ग्रो करना, फिर डिवाइड करना, ग्रोथ डिवीजन, इस तरीके से साइकिल चलती जाएगी और हमारी जो सेल पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाएगी। इस तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स सच साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर जो कि कंसिस्ट करता है मिलियंस ऑफ सेल्स। यानी ग्रोथ हो फिर डिवीजन हो, फिर ग्रोथ फिर डिवीजन, इस तरीके से हम लोग साइकिल चलाते जाएंगे और मिलियंस ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरीके से हमारा एक सिंगल सेल हमारे मिलियंस ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस कर देगा। जैसा एक जाइगोट एलिफेंट में कन्वर्ट हो जाता है इतने बड़े में, या एक जाइगोट इतने बड़े ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाता है, या एक जाइगोट बहुत बड़ी हमारी ब्लू व्हेल में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम बलेनोप्टेरा है। इस तरीके से हम लोग उस चीज़ को समझ सकते हैं। अब एनसीईआरटी करती है बात सेल साइकिल के बारे में, तो हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन ले लिया। अब हम लोग बात करें कि ऑल्दो जो सेल की ग्रोथ है, जो हम लोग उसके साइटोप्लाज्म के इंक्रीज़ होने के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है। लेकिन जो डीएनए की सिंथेसिस है ये सिर्फ और सिर्फ एक बार होती है, एक पर्टिकुलर स्टेज में होती है सेल साइकिल में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आपको ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं याद रखनी है, क्योंकि हर लाइन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, लेकिन जो डीएनए का सिंथेसिस है वो होता है सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेज के अंदर सेल साइकिल की। जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम होते हैं यानी हमारा डीएनए जो है उसको फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स के थ्रू, और जो कि हमारे सेल डिवीजन प्रोसेस के अंदर होगा। और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं अपना, कारियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवाइड हो जाना। एक न्यूक्लियस था, इसके अंदर जितना भी हमारा डीएनए है वो डबल हो जाएगा और उसके बाद वो क्रोमोसोम जो है दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी एक सेल के पास एक न्यूक्लियस चला जाएगा, दूसरे सेल के पास दूसरा न्यूक्लियस चला जाएगा। तो न्यूक्लियस का डिवाइड होना इज कॉल्ड कारियोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस कहते हैं हम लोग किसको, हमारे सेल के डिवाइड होने को।
ये बात आई हमारी। दीज इवेंट्स देमसेल्स आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल, और ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये सब हमारे जेनेटिक कंट्रोल के अंडर ही हो रहा है। फिर बात आती है सेल साइकिल हमने पढ़ ली, लेकिन सेल साइकिल के क्या क्या फेजेज़ हैं? तो सेल साइकिल के दो फेजेज़ हैं। सेल साइकिल का पहला फेज़ है हमारा इंटरफेज और दूसरा है हमारा एम फेज़, माइटोसिस फेज़। अब ये हमारा जो है डायग्रामेटिक व्यू दिखा रखा है सेल साइकिल का। अब ये जो चीज़ है ना, ये डायग्राम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज़ को देखो कि ये इतना सा हमारा क्या है, ये है हमारा एम फेज़। एम फेज़ के अंदर दो चीज़ें हैं। पहला ये दिखा रखा है प्रो फेज़, यहाँ से स्टार्ट हुई हमारी साइकिल। इस तरीके से ये साइकिल स्टार्ट हुई। सबसे पहले G1 फेज़ आया, G1 के बाद S फेज़ आया, S के बाद G2 फेज़ आया। उसके बाद हमारा ये चार इकट्ठा एक फेज़ होता है जिसको हम लोग कार्योकाइनेसिस कहते हैं, यानी न्यूक्लियस डिवाइड करना। उसके बाद हमारा साइटोप्लाज्म का डिवाइड करना, यानी सेल का डिवाइड करना, साइटोकाइनेसिस। तो हमारे क्या क्या इवेंट हुए, सीक्वेंस क्या है इसकी? सबसे पहले G1 फेज़ होगा, G1 के बाद S फेज़ होगा, S के बाद G2 होगा, G2 के बाद हमारा क्या है, हम लोग कहेंगे क्या, कार्योकाइनेसिस हो रही है। कार्योकाइनेसिस के अंदर भी क्या, सबसे पहले प्रो फेज़, फिर मेटा फेज़, फिर एना फेज़ और फिर टीलो फेज़, और इसके बाद होएगी हमारी क्या, साइटोकाइनेसिस, यानी सेल डिवाइड कर जाएगा। इसको याद रखने का तरीका यहीं पे लिखा हुआ आ रहा है, प्रोमैट। प्रो यानी प्रो फेज़, मैट यानी मैट हम लोग जो कहते हैं अपने दरी वरी जो बिछाते हैं, तो PMAT से भी याद रख सकते हो। वैसे ये डायरेक्टली भी याद रहता है, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़। इस तरीके से हमें एक क्रोनोलॉजी याद रखनी है। ये हमारा क्या है, फेजेस ऑफ सेल साइकिल के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये सारे फेजेस हैं हमारे सेल साइकिल के। G1 का मतलब गैप 1 फेज़, S का मतलब सिंथेसिस फेज़ जिसके अंदर DNA की रेप्लिकेशन होती है, और हमारा सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है। दो काम हमारे एस फेज़ के अंदर होते हैं। गैप 2 हमारा, G2 का मतलब गैप 2। फिर कार्योकाइनेसिस के अंदर प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़, इसका ये मतलब है हमारा न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। और फाइनल है हमारा क्या, साइटोकाइनेसिस, जिसके अंदर हमारा सेल डिवाइड करके दो डॉटर न्यूक्लियाई दे देगा। आप ये देख भी सकते हो, साइटोकाइनेसिस जैसी खत्म हुई हमें दो डॉटर सेल्स मिल गए, दो डॉटर सेल्स मिल गए। फिर एक ये G0 स्टेज के बारे में भी हमने बात करनी है। ये G0 स्टेज क्या है, सबसे पहले इसी को पढ़ते हैं कि G0 स्टेज के बारे में NCERT ने हमें यहाँ दे रखा है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं हमारे एडल्ट एनिमल्स के अंदर जो कोई भी डिवीज़न हमारी एग्जिबिट नहीं करते, यानी कोई भी डिवीज़न ये शो नहीं करते, जिसका एग्जाम्पल आता है हमारा हार्ट सेल्स। अब बात आती है क्या कि काफ़ी दूसरे सेल्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओकेजनली डिवाइड करते हैं, जब उनको ज़रूरत पड़ेगी, जब रिप्लेसमेंट करना होगा किसी सेल को जो लॉस्ट हो गया है किसी इंजरी की वजह से या सेल की डेथ की वजह से। अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट कि दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर, और क्या करते हैं, एग्जिट कर जाते हैं हमारे G1 फेज़ को, और किस चीज़ में एंटर कर जाते हैं, एक इनएक्टिव स्टेज के अंदर ये एंटर कर जाते हैं, जिसका नाम है हमारा क्विसेंट स्टेज, या जिसका दूसरा नाम है हमारा G0 स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अब आगे आ रही है क्या कि इस स्टेज के अंदर जो हमारी G0 स्टेज है, क्विसेंट स्टेज है, इस स्टेज के अंदर जो सेल है हमारा वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहता ही रहता है, लेकिन प्रोलिफरेट ये नहीं करता जब तक कि कोई ज़रूरत ना पड़े, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब इसी चीज़ को ध्यान दो कि NCERT ने अगर यहाँ ये बात बोली है कि ये इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी ना समझा जाए, हरगिज़ ना समझा जाए कि ये मेटाबॉलिकली भी इनएक्टिव है। ये इनएक्टिव स्टेज किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है, डिवीज़न के कॉन्टेक्स्ट में इनएक्टिव हो जाता है, और जब प्रोलिफरेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो ये वापस से अपनी सेल साइकिल को कंटिन्यू करेगा, लेकिन वरना अगर ज़रूरत नहीं है तो ये एग्जिट कर जाएगा हमारे G1 फेज़ को और ये G0 में चला जाएगा। अब PYQs देखो आप, 2019 में पूछा कि सेल जो है G0 फेज़ में क्या कर जाते हैं, एंटर करते हैं, सस्पेंड, तो आंसर होएगा एग्जिट करते हैं। तो ये एग्जिट करते हैं, ये NCERT ने एग्जिट शब्द का इस्तेमाल किया। फिर सम डिवाइडिंग सेल्स जो होते हैं ये एग्जिट कर जाते हैं, किसके बाद होता है ये, तो ये G1 को एग्जिट करते हैं। ये G1 फेज़ को एग्जिट, यानी G1 चल रहा होता है इनके अंदर और G1 फेज़ को एग्जिट कर देते हैं, तो इसका आंसर अपना G1 फेज़ हो जाएगा। इस तरीके से इस पैराग्राफ से बहुत फेवरेट रहा है ये, MCQs देखने में हमें मिलते रहे हैं।
अब एनसीईआरटी बात कर रही है क्या कि अब हम लोग बात करें वापस से, ये हम लोगों ने अपना फेजेस ऑफ सेल साइकिल की बात करी थी कि हमने देखा था कि भाई इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले G1, उसके बाद एस फेज़, उसके बाद गैप 2 फेज़, उसके बाद हमें ये 4 फेजेस देखने को मिले किसके, कार्योकाइनेसिस के। फिर हमारी साइटोकाइनेसिस हुई जिससे हमारा 2 डॉटर न्यूक्लियाई और 2 डॉटर सेल्स पैदा हो गए। ये हमारा क्रोनोलॉजी थी। ये क्रोनोलॉजी भी एक बार पूछी जा चुकी है 2019 ही के अंदर। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल क्या है, तो सबसे पहले G1 होता है, G1 के बाद हमारा S फेज़ होता है, तो ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, बचा ये वाला। G1 के बाद S होगा, S के बाद G2 होगा, गैप 2 के बाद M फेज़ होगा। ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है। आंसर इज ऑप्शन सी। तो हमने ये क्रोनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बात आती है क्या कि बात करते हैं हम लोग किसके बारे में कि हमारा जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है, सेल साइकिल है, उसको इलस्ट्रेट किया है ह्यूमन सेल्स के अंदर। ये जो ह्यूमन सेल्स के अंदर हमने देखा क्या कि जो सेल्स हैं ह्यूमन के सेल, ये डिवाइड करते हैं हर 24 घंटे के अंदर। और 24 घंटे के अंदर क्या है कि ये वाली बात है ह्यूमंस के लिए, लेकिन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो ड्यूरेशन है हमारी सेल साइकिल की, ये वेरी कर सकती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में और उसके सेल टाइप के हिसाब से भी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यीस्ट का दूसरा एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल लिया था ह्यूमन सेल्स का जिसके अंदर हमारा 24 घंटे वाली बात बोली है। और यीस्ट के अंदर क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी सेल साइकिल जो है 90 मिनट के अंदर पूरी हो जा रही है। तो इस चीज़ को देखो कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म सेल साइकिल का ड्यूरेशन अपना क्या है, डिपेंड कर रहा है, डिफरेंट है, वेरी कर रहा है। अब बात आती है सेल साइकिल को हमने किन हिस्सों में बांटा, तो 2 हिस्सों में बांटा। एक को बोला इंटरफेज, दूसरे को बोला माइटोसिस फेज यानी एम फेज। इंटरफेज ही के अंदर हमारा क्या क्या आता है, G1 आता है, फिर S फेज आता है, फिर G2 आता है। इसमें भी सिंथेसिस चलती है, इसमें भी सिंथेसिस चलती है। S फेज के अंदर 2 काम होते हैं। पहला काम है DNA का रेप्लिकेशन और दूसरा काम है सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। अब अच्छा ये चीज़ जो है ना, ये एस फेज़ वाली बात, एस फेज़ की एक बात ध्यान रखो कि एस फेज़ के अंदर जो सेंट्रियोल वाली बात हम लोग बोल रहे हैं, सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर होता है। प्लांट सेल्स के अंदर कोई सेंट्रियोल नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। यही चीज़ एनसीईआरटी ने आपको यहाँ बताई है। एनिमल सेल्स के अंदर जब एस फेज़ चल रहा होता है तो डीएनए की रेप्लिकेशन जो है कहाँ बिगिन हो जाएगी, न्यूक्लियस के अंदर, और सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है हमारा कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। तो एस फेज़ के अंदर एनिमल सेल्स के केस में न्यूक्लियस में क्या चल रहा होगा, डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही होगी, और साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा होगा, सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन हो रही होगी। इस तरह से हमने ये देखा। अब ये इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं। एस फेज़ के अंदर क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है भैया, जब रेप्लिकेशन हो रही है तो डबल तो होना ही होना है। तो रिमेन सेम कैसे हो सकता है जब हमारा डबल हो रही है तो। फिर क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज़ नहीं होता, ये इंक्रीज़ जब होगा जब हमारे क्रोमोसोम्स की स्प्लिटिंग होगी, एनाफेज के अंदर ये काम होगा। अमाउंट ऑफ डीएनए रिड्यूस टू हाफ इन ईच सेल, ये तो हो ही नहीं सकता, टीलोफेज पे होगा ये। तो हमारा एस फेज़ के अंदर क्या आता है कि अमाउंट ऑफ डीएनए जो है डबल कर जाएगा, ए के अंदर आंसर आ जाएगा हमारा। फिर 2021 के अंदर क्या सवाल पूछा नीट ने कि सेंट्रियोल जो है डुप्लीकेशन कब होएगा, तो भैया हमारा एस फेज़ के अंदर होता है। सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर होएगी क्योंकि प्लांट्स के अंदर नहीं होता। और एनिमल सेल्स के अंदर भी कहाँ पर होएगी, ये साइटोप्लाज्म में होगी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एस फेज़ में 2 काम हो रहे होते हैं। एक है न्यूक्लियस में क्या काम चल रहा है, एक है साइटोप्लाज्म के अंदर क्या काम चल रहा है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है और साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर रहा है। तो ये भी हमारा पीवाईक्यू है। अब हम लोग बात करें किस चीज़ की, अपने इंटरफेस पे वापस आएँ। तो इंटरफेस के अंदर हमने बात करी कि पहला गैप 1 स्टेज है, फिर एस फेज़ है, फिर गैप 2 स्टेज है। उसके बाद हमारा माइटोसिस आ जाएगा। माइटोसिस के अंदर हमारा कार्योकाइनेसिस के 4 फेजेस आएंगे और साइटोकाइनेसिस आएगी। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो एम फेज़ है ये रिप्रेजेंट करता है वो फेज़ जब एक्चुअल सेल डिवीज़न या माइटोसिस जो है तब हो रही होगी। और इंटरफेज़ का क्या मतलब है कि दो सक्सेसिव एम फेज़ के बीच के हम लोग इंटरवल को कहेंगे इंटरफेज़। अब ये सिग्निफिकेंट बात है, इम्पॉर्टेंट बात है नोट करने की कि 24 घंटे की हम लोग कह रहे हैं ह्यूमन के अंदर क्या चल रही है, ह्यूमन सेल के अंदर 24 घंटे में सेल साइकिल पूरी हो रही है। लेकिन 95 जो % टाइम है, मोर देन 95, ये मोर देन 95 है, मोर देन 95 से ज़्यादा, 95 भी नहीं, 95 से ज़्यादा
95 से ज़्यादा 95% टाइम से ज़्यादा जो टाइम है 24 घंटे में से वो क्या है, इंटरफेस का है। और लेस देन 5% जो है, मैं 5% नहीं कह रहा हूँ, लेस देन 5% टाइम किसके लिए जा रहा है, हमारे एम फेज पे जा रहा है। यही चीज़ एनसीईआरटी ने बोली कि सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट ओनली फॉर अबाउट एन आवर, सिर्फ और सिर्फ लगभग 1 घंटे तक हमारी सेल डिवीजन होती है, और इंटरफेस जो है हमारा मोर देन 95% टाइम जो है कंज्यूम करता है। अब बात आती है कि एम फेज़ जो है, एम फेज़ की बात कर रहे हैं। एम फेज़ के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक है कार्योकाइनेसिस और उसके बाद होने वाली हमारी साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस का मतलब क्या है, न्यूक्लियस का डिवाइड होना, जो कि करस्पॉन्ड करेगा क्या, कि सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स हमारे हो रहे हैं, और ये यूजुअली एंड होएगा किस तरीके से, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म से, जिसको हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो एम फेज़ के दो हिस्से हुए, पहला कार्योकाइनेसिस, दूसरा हमारा साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, साइटोकाइनेसिस के अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बना लेगा। इंटरफेस को हालांकि हम लोग रेस्टिंग फेज कह रहे हैं, तो इंटरफेस का एक और नाम जो आपको याद रखना है, रेस्टिंग फेज किसके लिए कोट किया जाता है, इंटरफेस के लिए कि कोट किया करते हैं हम लोग, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरफेज, इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ, सेल ग्रोथ भी हो रही है और डीएनए की रेप्लिकेशन भी होती है एक ऑर्डरली मैनर के अंदर। इंटरफेस को हम लोग 3 फर्दर सब फेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं, पहला गैप 1 फेज, दूसरा सिंथेसिस या एस फेज, और तीसरा गैप 2 फेज। ये नाम याद रखने हैं। तो पहला क्या है अपना गैप 1 फेज या सिंथेसिस फेज जिसको हम लोग कह रहे हैं, गैप 1 फेज G1 फेज, दूसरा एस फेज या सिंथेसिस फेज जिसको कह रहे हैं, और तीसरा आएगा हमारा क्या, गैप 2 फेज। अब गैप 1 और गैप 2 के अंदर क्या हो रहा है, हमने ये वो तो बात कर ली। एस फेज के अंदर दो काम चल रहे हैं, पहला डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है और दूसरा सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। गैप 1 और गैप 2 के अंदर क्या होता है, अब ये बात करते हैं कि गैप 1 फेज जो है ये करस्पॉन्ड करता है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और जीवन के अंदर क्या बात आएगी हमारी, कि जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है और कंटिन्यूसली ग्रो करेगा, लेकिन डीएनए रेप्लिकेट इसमें नहीं करता, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट हमारा एस फेज के अंदर कर रहा है। बात आती है एस फेज की। एस या सिंथेसिस फेज मार्क्स करता है वो पीरियड जब डीएनए की सिंथेसिस कह लो या डीएनए की ये कह लो रेप्लिकेशन हो रही है, और इस टाइम पे जो अमाउंट ऑफ डीएनए होगा हर सेल के अंदर वो डबल हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट बात है कि ड्यूरिंग दिस टाइम अमाउंट जो है ना डीएनए की वो डबल हो जाएगी, अमाउंट ऑफ डीएनए जो है पर सेल डबल हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहता है। हाउएवर देयर इज़ नो इंक्रीज इन दी क्रोमोसोम नंबर। अगर सेल पहले डिप्लॉयड था 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे G1 स्टेज पे, तो एस फेज जी जब कंप्लीट हो जाएगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है सेम रहने वाले हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना कि भैया जब हमारा एस फेज हुआ है, एस फेज के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है, अगर हमारा क्रोमोसोम पहले ऐसे दिखता था तो इसके बाद क्रोमोसोम हमारा ऐसे दिखने लगेगा, लेकिन ये भी एक ही क्रोमोसोम है और ये भी एक ही क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम का नंबर जो है वो नहीं बढ़ रहा है, डीएनए का अमाउंट बढ़ रहा है। इफ़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, तो ये जो है इंक्रीज करके 4C में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर हमारा सेल G1 स्टेज पे 2N और 2C था, तो S फेज़ के बाद ये कैसे हो जाएगा, S फेज़ कंप्लीट होने के बाद यानी G2 पे क्या हो जाएगा, ये 2N ही रहने वाला है, लेकिन ये जो है ये 4C में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज़ को समझो कि G2 फेज़ के अंदर हमारा ये इस तरीके का रहेगा, डिप्लॉयड ही रहेगा, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम पहले जैसे ही रहेंगे, लेकिन डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा क्योंकि S फेज़ के अंदर रेप्लिकेशन हुई है। फिर बात आती है G2 फेज़ के अंदर क्या होना है। G2 फेज़ के अंदर जो प्रोटीन होते हैं सिंथेसाइज किए जाते हैं, कहाँ पर, माइटोसिस के लिए, जहाँ और सेल ग्रोथ चलती ही रहती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ हो रही है, माइटोसिस के लिए G2 फेज़ के अंदर हो रही है। अब और हमारे क्या क्या हमें PYQ देखने को मिल रहे हैं कि आइडेंटिफाई करो करेक्ट स्टेटमेंट G1 फेज़ के रिस्पेक्ट में, कि क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल टेक प्लेस। ये बात हमारी M फेज़ के लिए ट्रू है। सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रो करता है लेकिन डज नॉट रेप्लिकेट्स इस डीएनए।
ये जीवन के लिए हमारा एप्लीकेबल है। न्यूक्लियर डिवीजन किसके अंदर होती है, हमारे कार्योकाइनेसिस यानी एम फेज के अंदर होती है। डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस किस में होता है, एस फेज में होता है। जीवन की बात पूछी गई तो जीवन के लिए आंसर इज बी। बात कर रहे हैं क्या हम लोग, सेल ग्रोथ जब हो रही होती है तो डीएनए सिंथेसिस कहाँ पर होता है, एस फेज के अंदर होता है। मैच करो लिस्ट 1 और लिस्ट 2, 2021 का सवाल है ये, कि अब देखो इसके अंदर भी वही चीज़ मैं आपको जो कहते आ रहा हूँ, ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक है और ये स्पेसिफिक लिस्ट है। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच मत करो। मैं वापस समझाऊँ, नाम से प्रॉपर्टी मैच मत करो, नाम की लिस्ट से प्रॉपर्टी की लिस्ट मैच मत करो, प्रॉपर्टी की लिस्ट से नाम मैच करो। तो इससे क्या होगा, स्पेसिफिक आंसर मिलेगा। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें, मैं एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, एस फेज़ है। एस फेज़ के अंदर अब आपको पता है 2 काम होने हैं। पहला है कि डीएनए की रेप्लिकेशन होती है और दूसरा काम है सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन होती है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि डीएनए की रेप्लिकेशन कहाँ होती है तो आपको एक ही बात पता है, यानी एस फेज़ के 2 पॉसिबल मैच हो सकते हैं, एक डीएनए के रेप्लिकेशन वाला मैच और दूसरा सेंट्रियोल के डुप्लीकेशन वाला मैच। लेकिन अगर मैं यूँ बोलूँ कि सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन है तो उसका एस फेज़ ही है। इसके 2 मैचेस पॉसिबल हैं लेकिन इसका एक ही मैच पॉसिबल है। तो यानी ये हो गई हमारी नॉन स्पेसिफिक लिस्ट और ये है हमारी स्पेसिफिक लिस्ट। तो हम लोग स्पेसिफिक लिस्ट में से नॉन स्पेसिफिक को ढूंढेंगे। तो क्या हुआ, ये डीएनए का रेप्लिकेशन होना है तो किस में होगा, ऑब्वियसली एस फेज में होगा। तो चौथा है ए का आंसर, तो ए का चौथा होना चाहिए। तो ए का चौथा इसमें और इसमें दे रखा है तो हमने ये ऑप्शन काट दिए अपने। अब बात बची आगे की कि इनएक्टिव फेज हम लोग किसको कहते हैं, तो क्विसेंट स्टेज को हम लोग इनएक्टिव स्टेज कहते हैं। तो सी का 2 होना चाहिए, तो सी का 2 हमारा इस केस में है। तो ये और ये 2 आंसर मैच हो गए अब हमारे। अब हम लोग फर्दर मूव करें, प्रोटीन सिंथेसाइज किसके अंदर होते हैं, हमें बताया एनसीईआरटी ने, प्रोटीन G2 के अंदर होते हैं। तो प्रोटीन जो है G2 का हो गया, तो G2 के अंदर यानी बी का आंसर है 1। और बचा क्या हमारा फाइनल चीज़, डीएनए की इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या चीज़ होती है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग अपना जीवन फेज। तो ये आंसर हो गया हमारा सी। इस तरीके से ये हमने किया। और इस क्वेश्चन के अंदर ये जो टेक्निक है ना मेरी, ये स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक वाली, अगर मान लो पेपर के अंदर आपके 10-15 क्वेश्चन भी ये मैचिंग वाले हैं ना, लिस्ट वाले मैच करने वाले हैं, तो ये आपका बहुत टाइम बचवा देगी। आप इस चीज़ को समझ के प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। अब बचता है हमारा एक ये जो हम लोग डिस्कस कर चुके, करेक्ट सीक्वेंस क्या है इसका, तो ये जीवन आएगा, जीवन के बाद फिर हमारा क्या नाम है, एस फेज चलेगा, एस के बाद G2 होगा, G2 के बाद एम फेज चलेगा और इस तरीके से फिर से साइकिल आ जाएगी। अब बात आती है हमारी क्या कि कुछ एनिमल सेल्स जो हैं हमारे, उनके अंदर माइटोटिक डिवीजन जो है सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलती है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रही है एनसीईआरटी कि एनिमल सेल्स के अंदर क्या है कि जो माइटोटिक सेल डिवीजन होती है वो सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलती है, डिप्लॉयड सेल्स के अंदर। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हैप्लॉयड सेल्स जो हैं हमारे माइटोसिस से वो कर सकते हैं, जैसे मेल हनी बी होती है हमारी। अब इस मेल हनी बी के बारे में आपने सेक्स डिटर्मिनेशन आपने पढ़ रखा है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर में। नहीं पढ़ रखा है तो जेनेटिक्स में जब आप पढ़ोगे तब आप वहाँ पढ़ लेना इसको, कि मेल हनी बी के एग्जाम्पल में क्या होता है, आपको देखने को मिलता है कि एक हैप्लॉइड सेल भी माइटोसिस कर ले रहा है इन केस ऑफ एनिमल्स। लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर अगेंस्ट दिस, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर क्या है कि माइटोटिक डिवीजन जो है वो हैप्लॉइड में भी पॉसिबल है और डिप्लॉइड में भी पॉसिबल है। और इस बात का सबूत देने के लिए एनसीईआरटी कह रही है कि चैप्टर 3 यानी प्लांट किंगडम के अंदर आपने पढ़ रखा है कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन जब होती है वहाँ पर आपको पता है कि कौन हैप्लॉइड है कौन डिप्लॉइड है। तो फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एग्जाम्पल 3 आइडेंटिफाई करो उन प्लांट स्पीशीज़ को और उन स्टेजेस को जहाँ पर माइटोसिस देखी जा सकती है हैप्लॉइड सेल्स के अंदर। बहरहाल हम लोगों का ये था पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन अबाउट दी सेल साइकिल, सेल डिवीज़न। इस चैप्टर का एक ओरिएंटेशन हमें उससे मिला। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने एम फेज़ यानी माइटोसिस को डिस्कस करने वाले हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर।